नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। आज है रविवार का दिन और आप में से ज्यादातर लोग घर पर ले रहे होंगे छुट्टी का आनंद, लेकिन राजनीति कभी छुट्टी पर नहीं रहती है। राजनीति का रोजगार हमेशा चलता रहता है और असदुद्दीन ओवैसी ने स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेड़ी पटरी वालों को रोजगार के नाम पर दिए जाने वाले लोन को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार के नाम पर दिए गए लोन में अल्पसंख्यकों को हिस्सा, या फिर कहना चाहिए इस लोन में अगर अल्पसंख्यकों के हिस्से की बात की जाए तो वो सिर्फ 0.0102% है। उन्होंने बाकायदा नंबर्स बताकर मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। इन नंबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी जिस उपेक्षा, जिस अनदेखी की बात कर रहे हैं, क्या उस आरोप में सच्चाई है? और अगर उस आरोप में सच्चाई है तो उसका आधार क्या है, वरना वो निराधार आरोप क्यों लगा रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने आज ये भी कहा कि मोदी सरकार सावरकर और गोलवलकर की सोच के नाम पर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश कर रही है। ये जानकारी असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कल अपने एक ट्वीट में, दरअसल उनके द्वारा 2 ट्वीट किए गए थे, उसमें शेयर की गई। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन है, क्या मुस्लिमों से भेदभाव के ओवैसी, देखिए अब आप अपने स्क्रीन पर वो ट्वीट देख पा रहे हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे, और अब आपके स्क्रीन पर है हमारा आज का पोल क्वेश्चन कि मुस्लिमों से भेदभाव के ओवैसी के आरोपों के पीछे क्या राजनीति है? आपको क्या लगता है, ये आरोप राजनीति से प्रेरित है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/वोट के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी राय हम अपने दूसरे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए और फिर कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे। ये हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। $32 लाख लोन जो दिए गए थे इन लोगों को, उसमें से सिर्फ 331 माइनॉरिटीज को दिए गए। 331, 32 लाख में से। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक धोखा है। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी बहैसियत प्रधानमंत्री गोलवालकर और सावरकर के उस काम को मुकम्मल कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए। और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर। आपको राकेश सिन्हा जी दिखाई दे रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमारे साथ नीलोफर मसूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान है। लेकिन मेरा पहला सवाल राकेश सिन्हा जी आप ही से है, सत्ताधारी पक्ष, और सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट प्लीज फुल स्क्रीन दिखाएं। असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का आपका मंत्र है, उसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि ख्वांचा फरोशों को दिए गए 32 लाख से अधिक कर्जों में से सिर्फ 331 ही अल्पसंख्यकों को मिले, यानी कि मात्र 0.0102%। और उसके बाद वो कहते हैं ये सब तब हुआ है जब असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम अल्पसंख्यक काम करते हैं। मोदी सावरकर और गोलवलकर की सोच को नाफिज कर रहे हैं और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना रहे हैं। सर, जवाब आपका। देखिए, वास्तव में ओवैसी जो कहते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य इस देश में एक मुस्लिम राष्ट्र खड़ा करना है, और वे जिन्ना बनने की जल्दी में वह सब कह दे रहे हैं जो तार्किक और तथ्य के रूप में गलत है। मैं ओवैसी से इससे हटकर एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश में 6.1 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी है। ओवैसी साहब इस देश को बता दें
किस धर्म के पास हिंदू समाज इस देश में 79% है। उनकी मुस्लिमों की जनसंख्या 9% से बढ़कर 1951 से 2011 में 14% हो गई। हिंदू समाज घट के 84 से 79% हो गया। बता दें किस धर्म के पास 6.1 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है, और भारत की सेना और रेलवे के पास तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। और जिस वक्फ बोर्ड के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, हाँ, जो मंदिरों का पैसा आता है उससे रेल बनता है, उससे पुल बनता है। आप देखिए वैष्णो देवी का पैसा क्या हमें अच्छा लगता है, समाज का विकास होना चाहिए। वक्फ का पैसा कहाँ लगता है, किसके द्वारा लगता है, कौन उसको संचालित करता है? जरा अपने गरिबान में झांक कर पहले देख लें। एक और अदिति जी, मैं महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाला हूं। ये राजधानी है, राजधानी में एक मीटर जमीन की क्या कीमत है नई दिल्ली में? अदिति जी, मेरे जैसा आदमी 3 जन्म लेकर अगर आप नौकरी कर ले तो 1 मीटर जमीन नहीं खरीद सकता नई दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन के पीछे जो चर्च है उसका क्षेत्रफल क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो चर्च है उसका क्षेत्रफल क्या है? और हिंदू मंदिरों को देखिए कहां पर, किस किनारे में, किस छोटे से रूप में है। हजारों लोग क्यू में खड़े रहते, शिव जी की पूजा करनी है, सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं, धक्का मुक्की होती है। जिस देश में अल्पसंख्यक समाज इतनी बड़ी संपत्ति और इस तरह से जनसंख्या वृद्धि के साथ रह रहा हो, वह भेदभाव की बात करता हो, तो मैं सोचता हूं कि वह जिन्ना बनने की जल्दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। अब ओवैसी साहब को मैं चुनौती देता हूं कि 2014 के बाद एक कोई नाम ले आए जो बैंक में लोन के लिए गया है और उसे लोन नहीं मिला। एक तरफ वो समाज में कहते बैंक में पैसा जमा मत करो, चूंकि बैंक में सूद मिलता है, सूद लेना इस्लाम में हराम है, इसलिए बैंक में पैसा जमा मत करो। आप दोनों चित भी मेरा पट भी मेरा। फिर कहेंगे देखिए टोटल बैंक अकाउंट में जनधन में मुसलमान कम है। आप कम्युनिटी को संदेश कुछ और देते हैं, सेकुलर प्लेटफॉर्म पर आकर संदेश कुछ और देते हैं। मैं बताता हूं, इस्लामिक बैंक खोलने के लिए परेशान थे, आप पूरे राष्ट्र को आर्थिक आधार पर बांट देना चाहते हैं क्या? ठीक, आप राष्ट्र को आर्थिक आधार पर बांटने की भी बात कर रहे हैं, आप राष्ट्र को धर्म के आधार पर भी बांटने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभी एआईएमआईएम के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन ये आरोप तो डॉक्टर अजीज खान तमाम विपक्षी दल लगाते हैं कि अल्पसंख्यकों की अनदेखी हो रही है, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आरोप तो समाजवादी पार्टी भी लगाती आई है। देखिए अदिति जी, चूंकि राकेश सिन्हा साहब बहुत ही विद्वान शख्स है और वो सांसद भी हैं और बहुत बुद्धिजीवी शख्स हैं, मैं तो उनसे बड़ी उम्मीद लगा रहा था कि अभी वो कुछ बहुत ऐसी बात करेंगे जो कहीं ना कहीं देश का भला होगा और एक संदेश अच्छा रहेगा। उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपस में डिवीजन की बात की कि साहब वक्त की संपत्ति है और ये एक पॉपुलेशन बड़े स्तर पे मुस्लिम समाज का जो है वो लगातार बढ़ता आया है एक लंबे वक्त। देखिए सवाल इस बात का है कि आपने नारा दिया था और दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब इस नारे को अगर आप देखें तो यह नारा क्या वाकई में खरा उतर रहा है, यह बहुत अहम सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी सुविधा अगर मुस्लिम समाज को देते हैं, जो भी आपकी स्कीम है, तो उसके साथ कोई आप ऐसा नहीं उपकार कर रहे हैं। संविधान ने उसको हक दिया है। इस मुल्क का जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी इस मुल्क का रहने वाला है, उसका अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ मुसलमानों के साथ भेदभाव की बात नहीं है। अभी ओवैसी साहब से मैं पूरी तरह से मुतमईन नहीं हूं कि उन्होंने कहा साहब मुसलमानों से बीजेपी भेदभाव कर रही है। भाई मुसलमानों से ही नहीं कर रही है, दलितों से भी कर रही है, ओबीसी समाज से भी कर रही है। आज दलितों की क्या स्थिति पूरे देश में है वो मेरे ख्याल से किसी से कुछ लुका छिपा नहीं है। आज वही दलित समाज जो इस देश का मूल निवासी है, जिसका बड़ा योगदान इस मुल्क के लिए रहा है, आज आप देखिए घोड़े पर नहीं बैठ सकता। शादी ब्याह में यह स्थिति है कि वो घोड़े पर बैठ करके वो अपने सम्मानजनक जीवन को नहीं जी सकता। आज आप देखिए तमाम ऐसे घटनाएं आती हैं कि उसको सम्मान से जीने के लिए कहीं डॉक्टर अजीज खान नहीं डॉक्टर अजीज खान, इस देश में नहीं सर, बहुत देर भाषण हो गया, मुद्दे पर आ जाइए। अभी तो आप एक तरफ पहले आपने अरे नहीं सर, तो भाषण की भूमिका के लिए भी टाइम नहीं। मैं एक कमेंट सब गेस्ट का ले लेती हूँ, सब बोलने आए हैं और बेहतर रहेगा नेक्स्ट टाइम आप टू द पॉइंट ही रहें। चुनाव तो हो गया है उत्तर प्रदेश का, अब थोड़ा सा इंतजार आपको करना है।
तो टू द पॉइंट डिबेट में रहेंगे तो जनता को और क्लैरिटी मिल पाएगी। सैयद असीम वकार हमारे साथ है। सैयद असीम वकार, जो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट के माध्यम से सवाल उठाए, उनके जवाब में राकेश सिन्हा ने यह कहा कि ये वो असदुद्दीन ओवैसी हैं जो एक तरफ तो चाहते नहीं कि बैंकों तक मुस्लिम फैमिलीज पहुंचे और दूसरी तरफ वो सवाल उठाते हैं नंबर्स को लेकर। दूसरा, राकेश सिन्हा ने कहा जिन्ना बनना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब राकेश सिन्हा साहब कुछ भी कह सकते हैं, वो आरएसएस विचारक से यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी जो खूबी है वो ये है कि वो पहले सावरकर बने, आरएसएस के विचारक बने, नाथूराम गोडसे बने, उसके बाद वो यहाँ तक आए। कुछ भी कह सकते हैं, कहने दीजिए उनको। देखिए, मसला यहाँ आ रहा है माइनॉरिटीज़ का, कि माइनॉरिटीज़ का डेवलपमेंट कैसे होगा, माइनॉरिटी आगे कैसे बढ़ेगी। माइनॉरिटी सब जानते हैं कि माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, बिना बजट के तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अब अगर सवाल पूछा जा रहा है कि 32 लाख कर्जे दिए गए, 32 लाख कर्जे मंजूर, 36 लाख मंजूर हुए और 32 लाख को दिया गया, तो आपने मुसलमानों को कितना दिया? क्या मुसलमान को आप देश का नागरिक नहीं मानते हैं? या मुसलमान रेहड़ी वाला, खुंचे वाला नहीं है? सवाल अभी इससे पहले जामिया का भी आया था, एएमयू का भी आया था। एक साहब ने मुझसे कहा कि ना, पहले अभी आप जिस रिपोर्ट पर है ना उसी रिपोर्ट पर रहिए। पहले अभी एक सेकंड, जिस रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं, नहीं, पहले जिस रिपोर्ट पर है उसी रिपोर्ट पर रहिए। आप ये बताइए कि कितने मुसलमानों को डिसबर्सल हुआ? बताइए ना सर, कितने मुसलमानों को डिसबर्सल हुआ? नहीं, मुझसे सवाल पूछ रही हैं आप? जी बिल्कुल, आप इसे सवाल पूछ रही हूँ भाई, आप इसे सवाल पूछ रही हूँ। मैडम, अगर कनेक्शन, एक बार अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार फोन काट के दोबारा से कनेक्ट करा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बड़ी एक बार। हाँ, मैं फोन कनेक्ट करा रही हूँ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कनेक्ट कराऊंगी, क्योंकि मैं आपसे सवाल का जवाब चाह रही हूँ और मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ, कितने मुसलमानों को इस डेटा में आपके मुताबिक डिसबर्सल हुआ, ये मेरा आपसे सवाल है। जल्दी से एक कमेंट यहां पर मैं लूंगी। मुफ्ती वजाद कासमी लगातार मुस्कुरा रहे थे और नीलोफर मसूद भी हमारे साथ है। पहले नीलोफर मसूद, ये नैरेटिव कि माइनॉरिटीज का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ये नैरेटिव काफी लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन आपके मुताबिक इस नैरेटिव का आधार क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये जो नैरेटिव की बात कर रही है कि इसमें कोई गलत चीज दर्शाई गई है, क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा बिल्कुल सही कहा। अगर माइनॉरिटी की तरफ हम देखते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी की मैं खुसूसन बात करूंगी, तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो मुसलमानों की है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में है 200 मिलियन। तो उन 200 मिलियन की आबादी के लिए आपने क्या किया, ये देखना जरूरी है। जहां आप राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि जितना हमारा शेयर एक्स्ट्रा कुछ बनता है उतना दे दीजिए। हाँ, जिस माइनॉरिटी का जितना शेयर बनता है उतना दे दीजिए। यहाँ अभी वेंडर्स की बात चली, अभी अगर 32 लाख लोन्स दिए गए हैं, उसमें से अगर आप 331 मुसलमानों को लोन दे रहे, तो वो तो 1% भी नहीं हो रहा है, वो तो ज्यादती है ना। आप देख लीजिए कि 2014 के बाद हमारे मुल्क का सिनेरियो ही चेंज हो गया है मुसलमानों के खिलाफ। एक नजरिया यहाँ अभी राजेश सिन्हा साहब कह रहे थे कि ये एक मुस्लिम कंट्री बनाने की आधार पर, इसलिए वहां पर ये चीजें बोल रहे। मुझे बता दीजिए, ये वही मुसलमान है जिन्होंने चूज किया 1947 में हिंदुस्तान के साथ जाना, ना कि पाकिस्तान, जो कि मैडम आप मुझे बता देंगे कितने मुसलमानों को डिस्पर्स किया? एक सेकंड मैडम, यही एक सेकंड, कितने मुसलमान आपने कहा जिनको डिस्बर्सल हुआ? नहीं मैडम, आप एक मुद्दे पर बात कर रही है मैडम, और ये डिबेट में बहुत वक्त है। मैं टू द पॉइंट डिबेट करती हूं। पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ मैम, आप बोल रही हैं, मेरा पॉइंट आप कंप्लीट करने दीजिए या कंप्लीट कर लीजिएगा। आप ही बोल दीजिए, लेट मी कंप्लीट सेकंड्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। मैडम सवाल का जवाब देने आई हैं आप, सवाल का जवाब तो दीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने जो अभी कहा डॉक्टर अजीज खान से भाषण के लिए नहीं,
सवालों के जवाब के लिए। देखिए, न तो यहाँ भाषण के लिए आए हैं, लेकिन काइंडली हैव पेशेंस टू गिव अस प्लेटफॉर्म टू स्पीक। जहां इतनी भी पेशेंस नहीं है कि हम एक माइनॉरिटी के लोगों को लाकर उनकी बात सुने, तो ये तो गलत है। मेरा यही कहना है 2014 की बात। मैडम, कितना विक्टिम नैरेटिव आपका है। पैनल लेके आइए स्क्रीन पर, पैनल लेकर आइए स्क्रीन पर, फुल पैनल लेकर आइए स्क्रीन पर। मैडम, अब मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, अब मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट करूंगी और मैं बोलने भी नहीं दूंगी। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी आपको, अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, नहीं बोलने दूंगी मैं। और ये दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए। मैडम, यहाँ पर विक्टिम नैरेटिव खेल रही है। जरा देखिए स्क्रीन पर कितने मुस्लिम चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर कितने मुस्लिम चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। नीलोफा मसूद, आपका भाषण नहीं सुनना मुझे। आप बताइए कितने मुस्लिम चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर हैं और कितने हिंदू चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर हैं। विक्टिम है जम्मू कश्मीर के मुसलमान। मैडम, अभी आप विक्टिम कार्ड का रो रही थी, आप कह रही थी कि माइनॉरिटी को बोलने नहीं दे रही हैं आप। कितने मुस्लिम चेहरे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और कितने हिंदू चेहरे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं पैनलिस्ट में, ये बताइए आप। मैम, ये विक्टिम नैरेटिव बंद कीजिए, विक्टिम नैरेटिव बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ टू द पॉइंट बात किया कीजिए मुझसे, टू द पॉइंट बात किया कीजिए मुझसे। ये एक माइंडसेट बनता जा रहा है कि हम विक्टिम हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। आपसे पहले सैयद असीम वकार बोले, आपसे पहले डॉक्टर अजीज खान बोले, आपको सुनाई नहीं दिया, वो आपको नहीं पता। अपना रिलीजन बताएंगे आप, अपना रिलीजन बताएंगे आप डिबेट करते हुए भी। ये हालत है इस देश की कि डिबेट करते हुए पैनलिस्ट ये कहेगा क्योंकि मैं माइनॉरिटी हूं इसलिए मुझे नहीं बोला जा रहा। और वो ये भूल जाते हैं कि जब वो पैनल देख रहे हैं तो उसमें कितने लोग बैठे हैं। मैडम, ये हिंदू मुसलमान बंद कीजिए पैनलिस्ट में, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। और सैयद असीम वकार, मैडम आप बात सुन लीजिए, ध्यान से, ध्यान सुन लीजिए। आप मेरे ऊपर चिल्लाएंगी और आरोप लगाएंगी और उसके बाद उम्मीद करेंगी कि मैं आपके झूठे आरोपों को चुपचाप सुनती रहूंगी। ऐसा नहीं होगा मैडम, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तथ्यों पे रहती हूं, चाहे कोई भी हो, राइट लेफ्ट सेंटर। सैयद असीम वकार, अब आप मुझे ये बताएं कितने मुसलमानों को डिसबर्सल हुआ है सर? जी नहीं, ओवैसी साहब ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि 0.0102%। आप देखिए तो उसको, उसमें कोई छुपा हुआ तो नहीं है। उसमें उन्होंने नंबर भी डाला है 331। लेकिन अगर सच्चाई से देखिए, 331 बात गुस्से से ना सुनी जाए ना कही जाए। नहीं, बात गुस्से से ना सुनी जाए ना कही जाए। 650 करोड़ का बजट उसका BHU का बढ़ाकर कर दिया गया 1300 करोड़। सर थोड़ा सा इसी रिपोर्ट पे रहते हैं। का घटाया कितना गया? सर सुन तो लीजिए। नहीं, घटाया कितना गया AMU का? नहीं, AMU का घटाया कितना गया? अभी आपने 350 करोड़ पिछले साल घटाया गया और लगभग 200 करोड़ इस साल घटाएंगे। उस पर बात, 550 जो डेटा है उस पर बात कर लीजिए। 331 सर सुन लीजिए, 331 क्या लिखा है असदुद्दीन ओवैसी ने सर, जिसे आपने मुसलमान पढ़ा है। जरा वो ले आइए, वापस ले आइए स्क्रीन पर, ट्वीट ले आइए ओवैसी साहब का प्लीज। उन्होंने स्मार्टली ट्वीट कर दिया और आपने उसमें मुसलमान शब्द लगा दिया। मैंने सर क्या लिखा है? 331 कितने हैं सर? 331 कौन? 0.0102%। आप समझिए, सुनिए उसको गौर से। 0.0102%। आप भी सुनिए, ये मुसलमान है, परसेंटेज तो ये मुसलमान है सारे। सर मैंने परसेंटेज भी देख ली, मैंने तो और कुछ भी देखा है उसमें। तो बिल्कुल होंगे, उसी से मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल सब देखिए। आपको पता होना चाहिए इस देश में माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान नहीं है सर। नहीं, मैं समझता हूं अल्पसंख्यक सर, अल्पसंख्यक डिबेट करने आए ना सर, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया, माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है सर। और आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, आपको जानकारी ज्यादा है सर। मैं जो जानकारी है, जो मैं जानती हूँ समझती हूँ अपनी बहुत लिमिटेड नॉलेज में, उसमें तो सर क्रिश्चियंस होंगे, सिख भी होंगे, बुद्धिस्ट भी होंगे, क्या ज़ोरेस्ट्रियंस होंगे? नहीं होंगे सर। अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान है कि इस देश में? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो कह रहा हूं कि जैन जो हैं वो अपने को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, माइनॉरिटी है ही नहीं। आप देखिए, वो हरिशंकर जैन, विष्णु जैन तो चिल्ला कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो मैं समझता हूं उनको तो निकाल के आप हिंदू बना दीजिए, उनको तो माइनॉरिटी से हटाइए आप। वो तो खुद ही कहते हैं हम हिंदू हैं। मैं क्या पूछ रही हूँ सर, आप विष्णु जैन पर चले गए। कितनी परसेंटेज है, कितनी जरा कहाँ की टीस, कहाँ सबसे परेशान कौन है? तथ्यों पे रहिए ना, सबसे परेशान कौन है? तथ्यों पे रहिए आप, तथ्यों पे रहिए ना सर, तथ्यों पे रहिए। अब ये आ गए माइनॉरिटीज को लेकर एक पॉइंट।
अब दूसरा पॉइंट मुझे बताइए, देखिए मैडम, ये मैं आपको लोन सुन रहा हूं, सरकार आप क्या मुझे सड़क पर सुनिए। बांटती है सर? देखिए आप हाँ मैं सुन रही हूँ सर, सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुनिए तभी आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। ये लोन क्या सरकार सड़क पर बांट रही है हाँ, सर? सड़क गली नुक्कड़ में बट रहा है क्या सर? नहीं। कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया था? आप तो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज में सिर्फ मुसलमानों की, इसीलिए तथ्यों को लेकर आपने मिक्सअप कर दिया। कोई बात नहीं, आप ये बताइए कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया था? अच्छा, एक बात ये बताइए कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने सरकार को अप्लाई किया था कि मेरा बजट कम कर दीजिए? कितने एप्लीकेशन गए थे? कितने मुसलमानों ने ये जो रिपोर्ट ट्वीट की है, कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया था? सर मुझे मेरा सवाल पता है। नहीं, अप्लाई किया था मुझे मेरा सवाल पता है मैडम, मैं पूछ रहा हूँ। मुद्दे पर रहिए मेरे साथ, ना मुद्दे पर, उस मुद्दे पर जाएंगे, सरकार को अप्लाई किया था सर। नहीं, अब जिस मुद्दे पर बहस करने हैं उसी मुद्दे से जामिया ने अप्लाई किया था सरकार को कि मेरा बजट कम कर दीजिए। अच्छा, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? अब आप स्ट्रीट वेंडर्स से एएमयू जामिया चले गए सर। पहले इनको तो स्ट्रीट वेंडर्स, सर सुन तो लीजिए, पहले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तो लड़ लीजिए, पहले उनके लिए तो लड़ लीजिए, फिर लड़िएगा एएमयू और जामिया के लिए। पूरा टाइम दूंगी मैं आपको। पहले तो ये तो बताइए कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया था? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या एएमयू ने और जामिया ने अप्लाई किया था सरकार को कि मेरा बजट कम कर दीजिए प्लीज, बहुत बजट हो गया, कम कर दीजिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं मुझे मुद्दे से बताइए, भटक रहे हैं सर? सवाल का जवाब नहीं है आपके पास? नहीं, सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, इसीलिए कहते हैं जब रिपोर्ट की बात करें सर तो पूरी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। पिछले 7 साल में, सुनिए, पिछले 7 साल में दुनिया में भारत एक ऐसा देश बन गया कि जिसमें कोई भी मीडिया, कोई पत्रकार सरकार से सवाल ही नहीं पूछ रहा है। सब पूछ किससे रहे? अच्छा सर, दबे कुचले लोगों से। ठीक है सर, सर्टिफिकेट आपने दे दिया सर। अब आज परेशान लोगों से सर कितने उनसे सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ मैडम, आप नाराज मत होइए। आपका नाम मीडिया को सिखा रहे हैं सर, कम से कम जिनकी। अरे सर नहीं, कोई बात नहीं सर, नहीं मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ सर। मैं तो देख रही हूँ आप मेरे सवाल से कैसे भाग रहे हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं क्यों नाराज होंगी? मैं तो खुश हूँ। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं मैडम। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आपको एएमयू जामिया 7 साल में मीडिया ये कर रहा है। मैं दर्शकों को दिखा रही हूँ कि आपको कितना इस टॉपिक के बारे में कितना प्रिपेयर करके आप आए हैं, और कैसे जिन मुसलमानों की आवाज होने की आप बात कर रहे हैं उनके बारे में आपका होमवर्क तक पूरा नहीं है, इसलिए आपसे सवाल कर रही हूं। तो आप सोच लीजिए, मैं आपको और वक्त दे देती हूं सर। कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया था, कितने मुसलमानों का आवेदन रहा? डेटा कुछ हम भी अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। उससे पहले मैं मुफ्ती वजाद कासमी से पूछ लेती हूँ। मुफ्ती वजाद कासमी, हाँ सर, तो 30 सेकंड। हाँ नहीं, क्या हुआ सर, क्या हो जाएगा? ये बीजेपी के मुफ्ती हैं, ये बीजेपी के मुफ्ती हैं। अच्छा कोई बात नहीं, निजी हमले। पहले राकेश सिन्हा को सर्टिफिकेट, अब मुफ्ती वजाद कासमी को सर्टिफिकेट, सबको सर्टिफिकेट। बस आप ही सच्चे हैं सर, बस एक आप ही एआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वक़ारी सच्चे हैं, और जिन मुसलमानों की आवाज बनकर आए हैं उनके लिए ये नहीं बता पा रहे कि उनमें से कितनों ने डिसबर्सल के लिए अप्लाई किया था, लोन के लिए अप्लाई किया था सर। ठीक है, आप वो डेटा निकाल लीजिए। वापस आ रही हूं 1 मिनट में। मुफ्ती वजाद कासमी, ये विक्टिम नैरेटिव की आदत पड़ गई क्या? एक पैनल जिसे सारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना होगा। हाँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। राकेश सिन्हा देंगे। ठीक है सर, ठीक है, आप राकेश सिन्हा जवाब नहीं देंगे। मैं ठीक सर, अदिति त्यागी सुन लीजिए मेरी बात। अदिति त्यागी का काम सवाल पूछना है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, मैं मुझे कि मैदान में मोर्चा कौन संभालेगा? निजी हमले। अब अदिति त्यागी पर आ गए सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब इस तरह की टैक्टिक्स पुरानी हो गई हैं। अब दर्शक भी थक गए कि जब पैनलिस्ट को जवाब नहीं आता तो सीधा हमला कर देता है मॉडरेटर। अब तो आदत पड़ गई होगी आपकी समझ आती है, कुछ नया सोचिए। अब तो आदत पड़ गई, कुछ नया समझ गए, नहीं कुछ नया सोच समझ कर आए। दर्शकों को आदत है मेरे सवालों की और गेस्ट के जवाब ना दे पाने की। कोई बात नहीं सर, सर को थोड़ा सा ढूंढ लीजिए। मुफ्ती वजाद कासमी, ये विक्टिम नैरेटिव, पर्सनल अटैक्स, ये कब तक, मतलब ये किस तरह का माइंडसेट बनता जा रहा है? अब यहां देख लीजिए, एआईएम के प्रवक्ता डिबेट करने आए हैं, पूछ रही है उनसे कितने स्ट्रीट वेंडर ने लोन के लिए अप्लाई किया। आप फोन पर चेक तो करेंगे, कर लीजिए, बहुत टाइम है। मुफ्ती वजाद कासमी, चेक कर लीजिए। देखिए आदिति, मैं काफी देर से अपने सभी पैनलिस्टों को सुन रहा हूं, और जो शुरू में हमारे एक पैनलिस्ट राकेश सिन्हा साहब बोल रहे थे कि मैं बार बार आपके टीवी चैनल पर उस बात को दोहरा चुका हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आदत हो गई है देश में 2 नेशन थ्योरी की बात करने की।
जो जिन्ना की एक सोच है वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक मैं इस्लामी स्कॉलर होने के नाते कि मुसलमान लोन लेने को बहुत अच्छा नहीं समझता, तो इसलिए वो तादाद में भी लोन लेने कम जाता है और एक दूसरे इनके यहाँ कागजात की पूर्ति हो। मैं चूंकि मैं मुसलमान हूँ और बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति और ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल से हो पाती हैं। और आप ओखला जैसी जगह में रहेंगे, अबुल फजल जैसी, शाहीन बाग जैसी जो कब्जे की जगह है, जो जमुना पर कब्जा करके आप लोग रह रहे हैं, आपके पास आपके घर के कागज नहीं है तो बैंक आपको लोन क्यों देगा, बैंक आपको स्कॉलरशिप क्यों देगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ों पर हमेशा इनको समझाता हुआ आया हूँ कि हमें अपने आप को सही करने की कोशिश करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार में पिछले 7-8 साल से हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी स्टेट को आप उठा लीजिएगा कि बहुत माइनॉरिटीज़ के लिए या ये आम योजना भी कोई आई है, जैसे प्रधानमंत्री आवास विकास योजना आई थी, तो उस पर मैं जब यूपी चुनाव में था, यूपी चुनाव से पहले मैं एक स्टडी कर रहा था, तो मैं घर घर गांव-गांव जा रहा था, तो मुझे वाकईतन यकीन करें कि वो मुसलमान औरतें, वो बुजुर्ग औरतें, वो माए बहनें जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम 70 साल की हो गई हैं और हमारा घर और छत भी हो सकता है, उनको छत मिल गई है और उसमें लाखों लाख मुसलमानों को छत मिली है, चाहे वो सिलेंडर की योजना रही हो, चाहे वो इलाज की। मैं अपनी सहारनपुर की एक बूढ़ी औरत, बुजुर्ग माँ की बात करूंगा कि वो मुझे देखकर अपनी बात बताने लगी, सारे हालात उसने सुनाए कि मेरी औलाद भी मुझे छोड़कर भागी है और अब जो मुझे इलाज मिल रहा है वो मोदी जी की योजना से मिल रहा है। हाँ, एक कमी जरूर रही है, मैं राकेश सिन्हा साहब को ये बात सुनानी चाहूंगा कि जो माइनॉरिटीज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, वो माइनॉरिटीज के लोगों को ये बताने में जरूर नाकाम रहे कि ये तुम्हारी सुविधा है या ये तुम्हारी, वो खुद से, चूंकि मोदी जी का जो काम करने का स्टाइल रहा है, ये योगी जी का जो काम करने का स्टाइल है कि वो जन जन तक योजना खुद ही पहुंच जाती है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बढ़ती नहीं है। अब वो बात नहीं रही है आदिति कि योजनाओं का पता नहीं चलता है, आजकल योजनाएं डायरेक्ट जा रही हैं लोगों तक। ठीक है राकेश सिन्हा जी, माइनॉरिटीज के पार्टिसिपेशन को लेकर यहाँ पर मुफ्ती वजाद कासमी ने भी सवाल पूछा। देखिए, एक बात अदिति जी ने मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि समकालीन टेलीविजन डिबेट में नहीं होता और कोई एंकर इस पर जोर नहीं देते। मैं आपको बधाई देता हूं। आपने कहा कि डिबेट में आप तैयार होकर और तथ्य लेकर आइए। डिबेट की टॉपिक हमें 2-2.5 घंटे पहले पता चलता है और मुझे लगता है कि तथ्य के साथ नहीं आने से हम सुनने वाले दर्शकों के साथ नाइंसाफी करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2.3 करोड़ मुसलमान छात्रों को पिछले 5 साल में छात्रवृत्ति मिली है। 2.3 करोड़, 2 करोड़ से नहीं, 2 करोड़ 30 लाख मुसलमान छात्रों को स्कॉलरशिप मिला है। अब ये आंकड़े जिन छात्रों ने अप्लाई किया, और मैं एक और तथ्यात्मक बताऊं जिनका इनको कष्ट है, जब भी कहीं करेक्शन की बात कही है तो इनको लगता है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसे मैं जामिया मिलिया कोर्ट का मेंबर हूं, जब कोर्ट के मेंबर के सामने मेरे पास आया कि 19 करोड़ का बिजली बिल आया, तो मैंने सिर्फ इतना सवाल उठाया कि सवाल है कि विश्वविद्यालय तो 3 महीने काम नहीं करता, बंद रहता है, यूनिवर्सिटी बंद रहता है, 9 महीने फंक्शन करता है और उसमें सोलर का भी बहुत बड़ा सिस्टम लगा हुआ है। तब 19 करोड़ बिजली बिल की जांच हो तो ये ट्विटर पर हमें गालियां देना शुरू कर दिया कि आप मुसलमान विरोधी हैं। ये सवाल यदि जेएनयू में भी मैं होता तो ये सवाल उठाता, मैं बीएचयू में भी होता तो मैं ये सवाल उठाता। सवाल उठता है कि इस देश में यदि भेदभाव के आधार पर करें कि राकेश सिन्हा हिंदू है और ओवैसी साहब मुसलमान है, हम दोनों नागरिक हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मेरा जो बुनियादी सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से लेकर 2022 तक आप 5 ऐसे केसेस लाइए जो बैंक में लोन के लिए गया और बैंक ने कागज होते कहा आप मुसलमान है, लोन नहीं दूंगा। हॉस्पिटल में गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ठीक है, वह कहीं और नौकरी के लिए गया, उसको निकाल दिया गया। देखिए, मैं एक बात बताऊं, सच्चर कमेटी ने बहुत ही फॉल्टी काम किया। सच्चर कमेटी ने जो 2007 में बना था, 11 रिपोर्ट दिया बाद में 9 में, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुसलमानों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है, स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता मुसलमानों ने कहा। ये पूरी जो यूपीए सरकार ने, कांग्रेस ने इस देश में ऐसी गंदगी फैलाई है हिंदू मुसलमान का, जिसकी खामियाजा हम भुगत रहे हैं। मैं कहता हूं एक केस ओवैसी लाएं, नहीं तो संसद सदस्य से इस्तीफा दे दे। झूठ फरेब के आधार पर देश की पंथ निरपेक्षता पर सवाल खड़ा ना करें। ठीक है, जवाब ले सैयद हसीन वकार दीजिए इस पर जवाब। पहले तो इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं अपने सवाल पर वापस आ रही।
कौन से सवाल पर? उन्होंने बोला कि कभी ऐसा हुआ कि रिलीजन देखकर बैंक ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया हो। राकेश सिन्हा ने तो आपसे ये सवाल पूछा, पहले तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। राकेश सिन्हा जी लखनऊ आइए, मैं टेलीविजन पे नाम लेना नहीं चाह रहा था और शायद लूंगा भी नहीं। लखनऊ आइए, किसी भी बैंक में खाता खुलाइए, फिर मैं आपको कहूँगा लोन अप्लाई कीजिए या क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए और इन इलाकों का नाम लिख दीजिए। देखिए बैंक क्या कहता है। बैंक ने पूरी लिस्टें बना रखी हैं, पूरी लिस्ट बनी। आप बताइए तो क्यों बताता है, बताइए तर्क है। आप कोर्ट चले जाइए, बैंक अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। अरे देखिए मैं एक थोड़ा संक्षेप करूंगा, हम आपस में एक दूसरे क्रॉस नहीं करते। एक बात बताओ, यदि कोई बैंक ऐसा करता है, आप मुझे बताइए, मैं कोर्ट जाता हूं, आप मुझे बताइए कि उसको उस इलाके के लोगों को लोन नहीं मिलता है, इलाके के लोग लोन के लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा, चाहे राकेश सिन्हा हो कि ओवैसी साहब हो। कानून एक जैसा है, संविधान के अंतर्गत आपको रहना पड़ेगा। मुसलमानों ना संविधान से आप ऊपर हैं, ना संविधान से नीचे हैं। आपकी बात संविधान को मानना सीखिए, आप एक बार में सरकार की मैंडेट को स्वीकार करना सीखिए। सुनिए सर, आपसे ज्यादा मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, आप मैडम कहिए बोलूं कहिए ना बोलूं, ऐसा आप पूरे देश को परेशान कर रहे हैं। फिर जो गरीब गुरबा मजदूर आज मजदूरी कर रहा है, उसको उसके दिमाग में जेहन में डाल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के आधार पर यहाँ भेदभाव होता है। कृपया ऐसा मत कीजिए। हम एक राष्ट्र, एक लोग हैं, एक विरासत है, एक पूर्वज हैं, एक संविधान है और एक सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में एक घटना का आप टेलीविजन चैनल पर जिक्र कीजिए, नहीं तो देश से आप माफी मांगिए। झूठ फरेब का काम मत कीजिए टेलीविजन चैनल पर बैठकर। जी न्यूज को करोड़ों लोग देश विदेश में देखते हैं और आप यहाँ बैठकर ये मंच मिला है झूठ बोलने के लिए नहीं, आप तथ्य के आधार पर बात कीजिए। मैंने कहा बोलूं मैडम, 3 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप मिला है, बताइए। भाषण हो गया हो तो बोलूं, बोलिए। भाषण हो गया बोलिए। मरे हुए मुसलमानों के नाम पर स्कॉलरशिप लेते थे, बंद हो गया तो भेदभाव होता है। सर आप अजीब, आपका दिमाग कुछ गड़बड़ा गया है सर। अरे मुसलमानों में जिसका खराब है वो जनता तय कर लेगी, वो जनता तय कर लेगी, निजी आक्षेप नहीं। कोई भी पैनलिस्ट एक दूसरे पर निजी आक्षेप नहीं करेगा सर। आपने शुरुआत में ये किया, ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए तार्किक तौर पर बात। हाँ बिल्कुल सर, मैं उनको ही मंच दे रही हूँ, उन्हीं को मंच दे रही हूँ, लेकिन उसके लिए निजी हमलों की जरूरत नहीं। सैयद असीम वकार। बोलूं मैडम, बोलूं। इन्हीं ने कहा कि मुसलमान एलिजिबल नहीं है। मुसलमानों में किसी मोहल्ले में कहीं भी कोई मेहुल चौकसी नहीं है। हमारे क्या ना आपको कोई मोदी मिलेगा, ना आपको मालिया मिलेगा। मुसलमानों में कितने लोग लोन लेके भाग गए आपका, विदेश जो लोन लेके भागे हैं, कितने लोग लेके भागे हैं। उसके बाद आप हमें ब्लैक लिस्टेड क्यों कर रहे हैं? कितने लोग हैं मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप एक लिस्ट जारी कीजिए, कितने करोड़ रुपए किसका आपने लोन माफ किया? सवाल का जवाब दीजिए। कितने मुसलमानों का लोन माफ किया आपने? सवाल का जवाब जो सवाल मैंने आप यहाँ बैठकर नेशनल चैनल पर देश को मत एक पूरे धर्म के बारे में उल्टी देश को मत रखिए। सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने को आज चैनल पर आप मेरी नजर में जीरो है, जीरो। ये बिना तैयारी का आते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं। नजर में जीरो है सर, आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ एक काम आता है बीजेपी की चापलूसी। मुसलमानों के जहन में आरएसएस की चापलूसी जहर बो रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। आरएसएस की चापलूसी। अरे मैं मुसलमानों में राकेश सिन्हा एक सेकंड रुक जाइए साहब प्लीज। ये जो आप लोन अप्रूवल में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना सैयद असीम वकार, नहीं सैयद असीम वकार, ये जो आप इतनी हर चीज में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हर चीज में आप बैंकों पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रोसीजर होता है जनाब, एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर होता है लोन अप्रूवल का, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको प्रोसीजर नहीं मालूम है तो आप कल चले जाइए किसी बैंक में और सीख लीजिए उस प्रोसीजर के बारे में। अच्छा, आप हिंदू मुसलमान आप नाम गिना रहे हैं, ये तो मुसलमान नहीं थे। आप किस तरह से कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को, कहां अपनी सोच दिखा रहे हैं सर आप? नहीं तो आप कह दीजिए कि मुसलमान है नहीं। और आप ये बताइए, मुसलमान है, आप ये बताइए सोच क्या है? वो तो असल में है क्या, आसिम वकार से आप लोग फंस जाते हैं।
अब परेशान हो जाते हैं, करे क्या? अच्छा, एक अभी तक हथियार आप ये मिलता नहीं है, बता वो पाए दुधारी है, हैं। हिंदू मुसलमान हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। इसके अलावा सर कोई सुनिए, चारा अपनी आपके पीठ पास नहीं है। थपथपाने से तालियां नहीं मिलती हैं सर, सिर्फ आप अपनी पीठ थपथपा रहे, कोई बात नहीं सर, थपथपा लीजिए, आपकी मजबूरी में समझ तो रहा हूं आपसे, आप ये कितने बताइए मुसलमानों को लोन माफ किया आपने? कितने और मुसलमानों मुसलमान ने लोन लेके लोन भाग के लिए गए? अप्लाई किया था? कितने मुसलमानों ने लोन के लिए अप्लाई किया था? कितने स्ट्रीट मुसलमान वेंडर्स लोन की लेकर मैं भाग गए? बताइए मैं जल्दी पूछ से रहा हूं मुझे, आपसे। इसी पॉइंट पर आ रही हूँ। अच्छी बात है, प्लीज अच्छी जारी बातें कीजिए। कर रहे हैं, बहुत अच्छी ये बात है। मुसलमान भाग गया, आप ये ही मुसलमान expose भाग हो गया, रहे ये हैं, मुसलमान भाग आप ही गया। एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया था उस स्कीम के तहत, जिसके तहत आप ये गिनवा रहे हैं कि 331 मुसलमान, 331 मैडम एक बात सोच रहा हूँ बोलने की, मुझे हंसी आ रही, मैं बोल नहीं रहा हूँ। पहले तो इस माइंडसेट से निकलिए एक बात सोच रहा हूँ बोलने की, फिर मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं आपका क्या होगा। नहीं, कोई बात नहीं, सवाल का जवाब नहीं, मेरी चिंता मत कीजिए। अरे सर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप वो जनता पे छोड़ दीजिए ना सर, मेरा क्या होगा, मेरी जनता जनार्दन है, आप नहीं मानते, आपको रिजेक्ट किया है, अभी रिजेक्ट किया कुछ महीने पहले। अब आपकी मजबूरी तो मैं समझती हूँ, मैं जनता की अदालत में जाती हूँ ईमानदारी के साथ, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़िए। सर मेरा सवाल सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए सर, आज आपको तो जवाब देना पड़ेगा सर। कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया था? जो 331 का आंकड़ा आप गिनवा रहे थे अभी मुसलमानों के हवाले से, जो कि अल्पसंख्यकों का आंकड़ा है, और आप सारी माइनॉरिटीज को भूल गए उसमें। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कितने मुसलमानों ने लोन के लिए अप्लाई किया था जो मोदी जी की सरकार ने रिजेक्ट कर दिए, बस इतना बता दीजिए। उससे तो आप ही की बात मजबूत होगी ना सर, आप ही की बात मजबूत होगी, आप ही को मंच दे रही हूँ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे बात करेंगी नहीं आप, मदरसा टीचर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, सर बस नहीं सर, मैं आपसे जो सवाल, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, आपका बहुत ही विचित्र हालात है भाई इस देश में। ये तो बता रहे हैं कि कितनी माइनॉरिटीज को लोन मिल पाया, पर ये नहीं बता रहे अप्लाई किया। ये तो सवाल उठाने से पहले सोचते ना सर, अब क्यों बात करने से कतरा रहे हैं आप? अब बात करने से क्यों डर लग रहा है आपको? कितने मुसलमानों ने लोन के लिए अप्लाई किया? मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, मुझे सिंपल जवाब दीजिए, यहाँ वहां मत कीजिए सर। अच्छा, आपकी स्थिति मुझे समझ आ रही, कोई बात नहीं सर। अच्छा नहीं, आपसे आपको बताया गया था इसी बात करना, मैंने दूसरा टॉपिक छोड़ दिया। अब मसला ये कि बात कैसे करें, उस पर आदेश नहीं होगा बात करने का। नहीं सर, दूसरा टॉपिक तो आप छोड़ दीजिए। बजट क्यों घटाया? आपके नेता की बात करिए, आप अपने नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए ओवैसी साहब अभी देख रहे होंगे, ओवैसी साहब देख रहे होंगे तो मैं क्या डिफेंड करूंगा? पर्सन कैसे बिना तैयारी के आ गए सर। सुन लीजिए, मेरे नेता को मैं क्या डिफेंड करूंगा? मेरे नेता को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। मेरे नेता को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तभी तो सवाल उसी से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया था बताइए, ये बताइए कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया, इतना बता दीजिए बस आज आप मुझे। बताइए कितना नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बजट क्यों कम कर दिया? मुझे पूछना है खाली आपसे। अब खीज नहीं, किसने अप्लाई किया? खीज, आपकी खीज दिख रही सर, सवाल का जवाब नहीं। विदाउट होमवर्क, ये तो आपको असदुद्दीन ओवैसी से पूछ के आना चाहिए था कि सर जब आप, अरे आप तो पूरा बिल्कुल सुपर वर्क करके आई हैं। एएमयू का बजट क्यों कम कर दिया आप लोगों ने? नहीं, कॉमेडी बन गए सर, आप मजाक बन रहे हैं, आप मजाक बन रहे हैं इस डिबेट में। वो पूरा देश अभी एक घंटे बाद जब फेसबुक पे आएगा तब मालूम पर उनके प्रवक्ता एक्सपोज हो रहे हैं। ये कह रहे हैं सैयद असीम वकार, ये कह रहे हैं कि मुसलमान, अरे सर आप जाके सोशल मीडिया पर ही चलाइए अपनी पार्टियां जनता के बीच चलती हैं, सोशल मीडिया पर नहीं। जनता की अदालत का सामना कीजिए, जनता की अदालत फेस करती हूं मैं, आप नहीं कर पाते, नतीजा दिखता है चुनावों में। हंस लीजिए, खिसिया लीजिए, छिपा लीजिए। नहीं सैयद असीम वकार, आज तो मैं मुद्दे पर रहूंगी, मैं बिल्कुल मुद्दे पर रहूंगी सैयद असीम वकार। आज आप मुझे बताएंगे कि कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया था लोन के लिए जो मोदी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, जो मोदी गवर्नमेंट की वजह से रिजेक्ट हो गया। आप मुझे जरूर बताएंगे। लेकिन मुफ्ती वजाहत काज़मी आज एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ पर। एआईएम के प्रवक्ता, एक ही सवाल पूछ रही हूँ तब से, कितनी देर से हैं, करीब 40 मिनट से इस डिस्कशन में है, बस एक ही सवाल है, कितने मुसलमानों ने लोन के लिए अप्लाई किया था जो दे नहीं पा रहे जिसका जवाब। ये चाह रहे हैं कि मुसलमान अप्लाई भी ना करें और मोदी जी पहुंच जाएं लोन डिस्पर्सल का कागज लेकर उनके घर। आदिति, मैं बता चुका हूं आपको कि आप देखो, हम और आप अभी दिल्ली में हैं। दिल्ली में आप जो मुस्लिम एरिया हैं, मुस्लिम इलाके हैं, खजूरी है, कच्ची खजूरी, पक्की खजूरी है, सीलमपुर है, ओखला, अबुल फजल, शाहीन बाग है,
ये कुछ इलाके मुसलमानों के हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जब ये सारे ही यमुना जी में बसे हैं और यमुना की ज़मीन में बसे हुए, पक्की ज़मीन ही नहीं है, आज तक रजिस्ट्री यहाँ नहीं होती, तो ये एलिजिबल कहाँ से होंगे लोन के लिए? और फिर असीम वकार ये क्यों नहीं बताते कि मुसलमान आज भी लोन लेने को गुनाह समझता है, क्योंकि उसमें ब्याज का लेन देन है। आज भी वो बातें हो रही हैं मुसलमानों के अंदर कि वो जल्दी से लोन लेने नहीं जाता है, और इसलिए ये पढ़ के नहीं आए हैं और इनको हिंदू मुस्लिम ही करना है, इनके बॉस को भी यही करना है, इनको भी यही करना है। शुक्र की बात तो ये है कि मोदी जी की योजनाएं हैं या किसी भी स्टेट में योगी जी की जैसा यूपी में योजनाएं हैं, तो वो आजकल इस तरह की योजनाएं हैं कि डायरेक्ट जन जन तक पहुंच जाती है, और मुसलमान ने करोड़ों की तादाद में उसका फायदा उठाया है। आज ये कुछ ही बोलते रहे, मुसलमानों के बीच जाएंगे तो इनको जवाब मिला है अभी थोड़े दिन पहले, और भी मिलता रहेगा। मुसलमान इनको अपना लीडर तस्लीम नहीं करता। मुसलमान तो कहता है कि ये अच्छी राजनीति नहीं करते हैं, और इसी वजह से कहता है कि जिस तरह की ये बातें अभी टीवी पर बैठ करके कर रहे हैं कि ये आरएसएस का है, ये बीजेपी का, ये फला का, इनको ये पता होना चाहिए कि हम एक नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बात कर रहे हैं, तो माहौल नहीं, अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहिए। और जहां वो सवाल का जवाब नहीं दे बताए मुझे अभी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, ये नहीं बता मुझे अभी बताए हैं कि डिसबर्सल यहाँ के लोग होगा जब एप्लीकेशन, यहाँ के लोग एलिजिबल नहीं, तो लोन कहां से मिलेगा इनको? बताइए इस बात। ठीक है, पहले मैं ये तो बताएंगे, जब तक बताएंगे भी थोड़ा होमवर्क कर रहे हैं डेटा के मामले में, थोड़ा होमवर्क कर रहे हैं सैयद असीम वकार। उससे पहले एक कमेंट लेंगे डॉक्टर अजीज खान का, और उसके बाद नीलोफर मसूद। देखिए अदिति जी, अभी मैं विकास की बात करूंगा, बहुत विकास को आपसे पूछना चाहता हूं। अरे भाई असीम भाई रुक जाए थोड़ा सा, वकार साहब रुक जाए। बहुत विकास मुसलमानों का हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत विकास हुआ पिछले 8 साल में। दूरियां बढ़ गई हिंदू और मुसलमान के बीच में, खाई बढ़ गई, लगातार नफरत का बीज बोया गया, और नफरत का बोलबाला कहीं ना कहीं वो माहौल बनाया गया। ये तो विकास हुआ, और हिंदू भाइयों का भी बहुत विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू भाइयों का भी विकास हुआ, मुसलमानों का भी विकास हुआ। आज डॉलर 80 के पार चला गया, विकास हुआ है। डीजल 100 के पार है, गैस सिलेंडर 1000 के पार है, बेरोजगारी चरम, विकास हुआ है। हम कहां गए विकास नहीं, विकास हुआ है। हम कहां गए विकास नहीं हुआ है। लगातार जो विकास पे डिबेट हो रहा है, और लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो जिस तरीके से जय जयकारा हो रहा है, सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूं। अदिति जी रुकिए मेरी बात, अरे सुनिए ना, अब कंप्लीट होने दीजिए, मुझे मौका दीजिए 10 सेकंड। भाई मुफ्ती साहब आप रुकिए, जल्दबाजी मत करिए, बात करने दीजिए। आज इस मुल्क की हालत ये हो गई है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 55 से 101 नंबर पे पहुंच गया है ये मुल्क। ये विकास हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 111वें पोजीशन से 149 पोजीशन पे विकास तो हुआ ही है, बिल्कुल विकास हुआ है। ठीक है सर, अरे सुनिए ना, नहीं आप ये बताएं, माइनॉरिटीज के बारे में बात करने से मुसलमानों का भी विकास हुआ है, हिंदुओं का भी विकास हुआ है, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव, बिल्कुल विकास हुआ है। आपसे आज बेरोजगारी चरम पर, जिस तरीके से नौजवान मारा जा रहा है, जिस तरीके से नौकरी के नाम पे उसे धोखा दिया जा रहा है, सुनिए, यही विकास हुआ है। ये मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, ये मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। क्या मुद्दा है? नहीं मुद्दे पर आज माइनॉरिटीज पर भी बात नहीं करेंगे, आज माइनॉरिटीज पर भी बात नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं अखिलेश यादव, क्या बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या है, क्या विकास की बात नहीं बोल रहे हैं, हम तो विकास की बात तो कर रहे हैं ना। आपने 2012 में इतना बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर शामली में कराया, विकास की चर्चा कर रहे हैं, 50,000 लोगों को मरवा दिया आपने। अरे भाई विकास की बात तो हो रही है, उनके वोट से मुख्यमंत्री बने, और इतना बड़ा दंगा कर दिया आपने। आप उस दंगे का जिक्र क्यों नहीं करते हो यहाँ बैठ करके? आप शफीकुर रहमान का जिक्र क्यों नहीं करते हो कि वो बुढ़ापे में बकवास करते हैं? एक आदमी की जो कमाई हो 1065 रुपए रह गई है। मुफ्ती साहब, एनएसओ का सर्वे देख लीजिए, एक आदमी की कमाई 1065, ये विकास हुआ है। हम विकास को डिनाई नहीं कर रहे हैं। वो क्या स्पेशल मुसलमानों की है क्या? कर रहा है, अरे वो स्पेशल मुसलमानों की है क्या? आत्महत्या कर रहा है, 103 दिहाड़ी मजदूर पर डे आत्महत्या कर रहा है। आप भाषण दे रहे हो डॉक्टर साहब, तथ्यों पर आप बात नहीं करेंगे, आप भाषण दे रहे हो, आप भाषण दे रहे हो, आप तथ्यों पर बात नहीं करोगे। आपके एमपी क्या बोलते हैं, आपका पार्टी अध्यक्ष क्या बोलता है, आपको पता ही नहीं है। विकास हुआ है। आज 2014 से 8 साल के अंदर बहुत विकास हो गया। आज 10,000 किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहा है, विकास क्यों नहीं हुआ? अच्छा मुझे एक बात तो बता दीजिए डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान मुद्दे पर आ जाइए सर। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, एक सेकंड दीजिए सर, आप तो उनकी पार्टी के दिन याद दिला रहे हैं।
मुजफ्फरनगर दंगे, इनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, क्या क्या इनकी पार्टी के शासनकाल के दौरान इन पर तुष्टिकरण के आरोप नहीं लगे क्या? सर मैं क्या कह रही हूँ, अजीज खान आज का जो विकास है सर, आप मुझे ये बता दीजिए। विकास है, एक सेकंड डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ डॉक्टर अजीज खान, आप ये तो बता दीजिए दंगे में बीजेपी के लोग शामिल थे, इसकी सरकार थी, फटकार भी बीजेपी को लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने ना, सुप्रीम बीजेपी की सरकार थी, फटकार भी बीजेपी को लगाई थी क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, है ना? ठीक है, नहीं वो तब ठीक है सर, ठीक है। आप किस तरह से तर्क करने लगते हैं सर, प्लीज। हाँ, जनता को पता है सर, जनता को आप इतना अनजान क्यों समझते हैं, नादान क्यों समझते हैं? नहीं सुन लीजिए, जनता को आपका भी काम याद है और जनता को इनका भी काम याद है, वो जनता पर छोड़ दीजिए। ठीक है सर। राकेश सिन्हा डंडा चल रहा है यहाँ आज इस डिबेट में मैंने देखा, जो देश का पैसा लेकर भाग जाए उसका ये हिंदू मुसलमान कर लेते हैं। सैयद असीम वकार जैसे प्रवक्ता बैंकों पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा लेते हैं। डॉक्टर अजीज खान विकास का हिंदू मुसलमान कर लेते हैं। भाई इस देश में बहुत ही अजीबोगरीब हालात है इस वक्त। देखिए, इनकी स्थिति यह है कि जेल में जो लोग हैं उनमें उनको भी बांट कर कहते हैं इतना मुसलमान है इतना हिंदू है, क्राइम नहीं देखते हैं। जो भागा क्रिमिनल है, मान लिया भागा क्रिमिनल है। मैं जो बात कहना चाहता हूं, जो आपने तथ्य की बात की, 3,73,407 लड़कों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिला है फ्रेश, और 17,494 लड़कों का रिपीट हुआ, यानी 21 लाख छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सिर्फ मुसलमानों को मिला है। माइनॉरिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और उनसे पूछिए लक्षद्वीप में, मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में और कश्मीर घाटी में जहां हिंदू माइनॉरिटी में हैं, वहां क्या उनको मिला है? आप मेजोरिटी का भी फायदा वहां ले रहे हैं, माइनॉरिटी का फायदा ले रहे हैं। देखिए, हमें हिंदू मुसलमान के आधार पर डिस्कोर्स नहीं करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विश्वास कहा, तो मैं दो बात यहां महत्वपूर्ण करना चाहता हूं जिससे मैंने शुरू किया था। 1.5 लाख करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी है। आज सारे पैनलिस्ट मान जाएं कि 1.5 लाख करोड़ की, सिर्फ ये 6 शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की प्रॉपर्टी नहीं कर रहा हूँ। उस संपत्ति का उपयोग समाज के हित में हो, रेल के लिए, सड़क के लिए, अस्पताल के लिए, फिर राष्ट्र के बारे में बात करने का आपका नैतिक अधिकार होगा। 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी शायद हिंदू समाज के धार्मिक प्रतिष्ठानों के पास नहीं है 6 शहरों में। यदि हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, और मैंने जनसंख्या की बात इसलिए कही थी, ये कहते हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा उसकी जनसंख्या पाकिस्तान वाली हो जाएगी। कि हिंदू की जनसंख्या 23% पूरे पाकिस्तान में था, जो बांग्लादेश पाकिस्तान में घट के बांग्लादेश में 15%, पाकिस्तान में 1%, हिंदुस्तान में 9% से बढ़कर 14%। मैंने स्कॉलरशिप की बात कही, मैंने लोन की बात कही, मैंने रोजगार की बात कही। आप जो बात उठा रहे, ठीक है, जो पॉइंट आप उठा रहे हैं सर, वो पॉइंट आपका राजनीतिक लिहाज से सही है, लेकिन एक बड़ा जो प्रधानमंत्री का भी मंत्र रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ऐसा क्यों है कि जो विश्वास है उसे लेकर एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। आप अगर आज राजनीति करने के आरोप भी लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट डेफिसिट है ना राकेश सिन्हा जी, आप ये मानेंगे ना, वो ट्रस्ट डेफिसिट है, तभी आपके ओपोनेंट्स उस पर राजनीति कर पा रहे हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा आपको बार बार काउंटर करना चाह रही थी नीलोफर मसूद, उनका काउंटर ले लीजिए, उनका काउंटर ले लीजिए, फिर इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा, दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा राकेश जी, ठीक है? एक काउंटर ले लीजिए नीलोफर जी का, फिर मैं आपको वापस मंच दे रही हूँ। उसका राजेश जी, चिंता की बात तो ये है कि आपको आज अभी यहाँ पर हमने कहा सबका साथ सबका विकास, उसमें आप देख लीजिए इक्वल इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइनॉरिटीज क्यों नहीं है। अगर 48.70 लाख एप्लीकेशंस आई, उसमें से क्या वजह है सिर्फ 607 माइनॉरिटीज की आई? क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। उस ट्रस्ट डेफिसिट को कौन देखेगा और कौन उसको एड्रेस करेगा? आपने अभी क्राइम रेट की बात की, क्या खाली माइनॉरिटीज क्राइम रेट में इन्वॉल्व हुआ है? क्या मुसलमान ही क्राइम रेट में इन्वॉल्व हुआ है? आप मुझे बता दीजिए कितने ही केसेस उन एक्यूज जो कि हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखते थे विड्रॉ किए गए बिकॉज ऑफ द रीजन वो वायलेंस में इन्वॉल्व थे अगेंस्ट द मुस्लिम्स। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ाता है कि कम करता है? और साथ में बुलडोजर का जो आपने जस्टिस दे दिया बिना नोटिस किए हुए एक मुसलमान, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाता है कि घटाता है? बता दीजिए मुझे। और जो वायलेंस मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, उनके खिलाफ आपके कौन से कदम है? कितने बुलडोजर वहां चले, बता दीजिए।
तो इस ट्रस्ट डेफिसिट का जिम्मेदार कौन? मैं इसको नीलोफर जी, मैडम आपने एक सेकंड राकेश सिन्हा जी, एक सेकंड, मैडम ने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिया था और मुझे खुशी है कि उन्होंने ये डेटा दिया। मैम, कल से बैंकों को एक ड्राइव चलानी चाहिए जिसमें वो हर व्यक्ति के घर में जाएं और कहें आप हम पर भरोसा कीजिए, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, आप आइए और लोन के लिए अप्लाई कीजिए। भरोसे की कल से बात ये बैंकों ड्राइव को चलना नहीं चाहिए है इस देश में, है ना मैम? मुझे वजह बता दीजिए, क्या ये अच्छा। जितने भी हम लॉज बना रहे हैं मैडम, अगर कोई अप्लाई नहीं करेगा तो पैसा सड़क पर फेंकेंगे क्या? मैडम, कैसी आप दलील दे रही हैं? अप्लाई करना होगा ना कोई बेनिफिट लेने के लिए। नीलोफर मसूद, नीलोफर मसूद, नीलोफर मसूद, आप तर्क का कुतर्क मत कीजिए मैडम, तर्क का कुतर्क मत कीजिए। आपको बैंक से कोई बेनिफिट चाहिए, बैंक से कोई लोन चाहिए तो मैम आप अप्लाई करेंगी ना पहले। आपने खुद ही कहा कि एप्लीकेशंस नहीं थी, उस हिसाब से 331 आप कैलकुलेट कर लीजिए। मोर देन 50% को दे दिया उन्होंने, मोर देन 50% का लोन अप्रूव कर दिया उन्होंने आप ही के डेटा के मुताबिक, आप ही के डेटा के मुताबिक। 607 की आपने बात की, 331 का अप्रूवल है। और मैम आपकी तो दलील खुद ही फ्लैट हो गई, आपकी दलील तो खुद ही फ्लैट हो गई। लेकिन वापस राकेश सिन्हा जी, मैं उसी सवाल पर लौट रही हूँ, वापस उसी सवाल पर लौट रही हूँ। मैम सुन लीजिए प्लीज, ट्रस्ट डेफिसिट, अरे मैडम प्लीज मैम, राइट टू इक्वालिटी तो पंडित्स के भी थे, उनके बारे में आप बात नहीं करती हैं। तो मैम प्लीज आज के मुद्दे पर रहते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं। इसीलिए मैंने कहा जब एप्लीकेशन ही नहीं दी मैडम, जब एप्लीकेशन ही नहीं दी मैडम, आप एग्रेसिव हो रही हैं अननेसेसरीली। आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है मैडम, आपको एग्रेसिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। फिर मैं आपसे भी सवाल पूछ लूंगी, फिर मैं आपसे भी बहुत सारे सवाल है। आपकी पार्टी ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है, आपकी पार्टी सेंटर पर गवर्नमेंट्स का हिस्सा रही है मैडम, इसी बीजेपी के साथ अलायंस में रही है जिस बीजेपी को आज आप क्वेश्चन कर रही हैं। आपकी पार्टी के बड़े नेता केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो प्लीज आज इतनी पाक साफ मत बनिए, आज इतनी पाक साफ मॉरली राइट दिखाने की कोशिश मत कीजिए। आपकी पार्टी से भी सवाल है। राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जवाब ट्रस्ट डेफिसिट को लेकर मैडम प्लीज। राकेश सिन्हा को, राकेश सिन्हा की आवाज प्लीज। देखिए एक राज्य का काम होता है कि किसी भी नीति और कार्यक्रम में भेदभाव ना करे, धर्म हो या जाति हो, संप्रदाय हो, क्षेत्र हो, भाषा हो। 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से अधिक से अनाज मिल रहा है। ये संविधान का उनका एक नैतिक अधिकार था और संविधान का नैतिक कर्तव्य था राज्य का। आप मुझे बता दीजिए कि 80 करोड़ में किसी मुसलमान को क्या डिप्राइव किया गया, क्या खारिज किया गया? अब ट्रस्ट लेने के लिए इसी के कारण से तो एक मुस्लिम महिला ने असम में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि उसको लगा कि गैस का चूल्हा पहुंचा, गैस का सिलेंडर पहुंचा, अनाज पहुंचा, उसको उसके पति ने जान मार दिया। ऐसी 4-5 घटनाएं आई, कहां से ट्रस्ट बनेगा? हमने ट्रिपल तलाक हटाया इस आधार पर कि हमने हिंदू कोड बिल भी लाया, और हिंदू कोड बिल लाते समय जवाहरलाल नेहरू और मैं इसको पूरा कर लूं। जब ट्रिपल तलाक लाए, जब हमने जेंडर लगातार बोल रहे हैं, वो लगातार बोल रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है, फिर वो कहते हैं उनकी आवाज दबा दी गई क्योंकि वो माइनॉरिटी की है। जरा सा उन्हें स्पष्ट कर दो मैडम, अगर दूसरे पैनलिस्ट बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी, अगर दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे होंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी। आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्टेड है इस वक्त। मैं प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए मैडम, आपके पास कैमरा यूनिट नहीं है, मैं प्लीज समझिए। आप एक साथ वो बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी और फिर आप कहेंगे मेरी आवाज दबा दी है। तो ये मैं दर्शकों को स्पष्ट कर रही हूँ कि अगर आप किसी पैनलिस्ट के साथ बोलेंगे तो आवाज होगी। राकेश सिन्हा जी, मैं अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कहता हूँ। अदिति जी, जो शुरू में आपने थोड़ा इंटरव्यू करते हुए कहा था कि अभी देखिए मोदी जी ने इंश्योरेंस की एक स्कीम लाई जो गरीब लोगों को सिर्फ 12,000 रुपये, 4 परिवार में 4 लोग हैं, 8 रुपया रोज देंगे, यानी साल का 12,000 पड़ता है और उसका कवर 50,000 से लेकर 10 लाख तक जाता है। ये इंश्योरेंस आया। मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पूछा, मेरी एक आदत है थोड़ी सर्वेक्षण करने की, क्या मुसलमान इंश्योरेंस करा रहे हैं? उन्होंने कहा बहुत दिक्कत हो रही है, कन्विंस नहीं कर पा रहे। उनका कहता है रिलीजन अलाउ नहीं करता है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। जब धर्म के नेता पुनर्जागरण नहीं करेंगे, समाज को जागृत नहीं करेंगे, आधुनिकता से जोड़ेंगे नहीं और सद्भाव और सद्भावना के साथ सामुदायिक जीवन से नहीं जुड़ेंगे तो ये समस्या आज नहीं 200 साल बाद भी रहेगी। इससे मैं जब इंश्योरेंस में 10.9 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 90 लाख लोगों को इंश्योरेंस के अंतर्गत, मैं ये डाटा थोड़ा पुराना बता रहा हूँ, ये संख्या बढ़ गई होगी, लाया गया। उसमें मुसलमान यदि नहीं आ पा रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या मुसलमान हैं, लेकिन बहुत से मुसलमान कन्विंस करने पर भी नहीं आते हैं।
तो मेरा कहने का तात्पर्य है जो वकार साहब हैं या मैडम वहां बैठी हुई हैं, ओवैसी साहब वहां बैठे हुए हैं, पहले धर्म के अंदर पोलियो का, जब आपको याद होगा पोलियो का टीका लगने गया तो उत्तर प्रदेश में क्या फैलाया गया, इससे इनफर्टिलिटी बढ़ेगी। तो इस तरह की बातों से जब तक समाज को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, और हर चीज के लिए विक्टिमहुड की नैरेटिव को मत डालिए। विक्टिमहुड की नैरेटिव आप तो टीवी डिबेट पर स्कोर के लिए देते हैं, लेकिन सामान्य हिंदू मुसलमानों के मन में सांप्रदायिकता का भाव पैदा होता है। ठीक है सैयद असीम वकार। देखिए शो का टाइम खत्म हो रहा है। राकेश सिन्हा साहब मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, आसाम में महिला की हत्या, सिलेंडर, फ्री का राशन सब ले आए। तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं आप जो टॉपिक उससे हट गए। लेकिन एक बार भी आप लोगों ने ये नहीं बताया कि एएमयू का बजट क्यों घटा रहे हैं आप लोग, जामिया का बजट क्यों घटा रहे हैं। वो अगर हम पूछ लेंगे तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो गलत बात है, तो आप पॉइंट चढ़ते जा रहे हैं। सीधी सी बात है, आप उसी टॉपिक पे बहस करा रहे हैं जिस पे आपको मालूम है। मैं जामिया आप उसी का जवाब भी दे रहे हैं और ले रहे हैं। मालूम है आप अतार्किक बात कर रहे हैं, तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। जामिया कोर्ट का मैं मेंबर हूं, मुझसे पूछिए। जामिया को कोई शिकायत नहीं है, जामिया विश्वविद्यालय को कोई शिकायत नहीं। जो उन्होंने बजट बनाकर दिया जा रहा है। कोई भी बजट अस्थाई नहीं होता है, चाहे जामिया का हो कि नेहरू का हो कि जेएनयू का हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सर एएमयू का बजट खर्च होते हैं, एएमयू का बजट पिछले साल आप लोगों ने 350 करोड़ के आसपास घटाया। इस बार फिर आप लगभग करीब मत कीजिए वकार साहब 200 करोड़ के आसपास घटाने जा रहे हैं। आपने 15% का बता दिया है घटाया जाएगा। क्यों घटा रहे हैं आप, जबकि नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है? क्यों नहीं घटेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया एशिया की यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय को जितनी आपके हिसाब से आवश्यकता नहीं है। देखिए जवाब देखिए कितना बढ़िया दिया गया है। नहीं यही बात सरकार से कहला दीजिए। आप पूछिए, यही बात सरकार से कहला दीजिए। एएमयू के वाइस चांसलर से आपने बात की है? सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से आपने बात की है क्या? आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, बात की है क्या? ये सरकार की बात मान ली जाए। चांसलर को, एएमयू के वाइस चांसलर को सरकार की बात मान ली जाए। आप गलत बोल रहे हैं, एकदम अतार्किक तथ्यात्मक बात बोल रहे हैं। गलत बातों को टीवी आपने भी कहा कि जरूरत नहीं है। आप जामिया के आपने कहा कि जरूरत नहीं है इसलिए घटा दिया गया। एएमयू के वाइस चांसलर बात मान ली जाए। आप इन दोनों विश्वविद्यालय के ठेकेदार हैं क्या? किसने आपने एक ऐसा जवाब दिया है कल को सवाल खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद ये कह रहा है कि जरूरत नहीं है। नहीं एएमयू जितना आपका है उतना मेरा है कि आप ठेकेदार नहीं है। मुसलमानों के खाली मुस्लिम लग जाने से हिंदू लग जाने से किसी कम्युनिटी विश्वविद्यालय नहीं हो जाता है। अब ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए? अरे आप एएमयू के आप ठेकेदार कब से हो गए? एएमयू से आपका क्या संबंध है? जो ये कह रहा है कि मुसलमानी इदारों को आपने उसकी बजट देखी है? बजट देने की जरूरत नहीं है। एएमयू का इतिहास आपको मालूम है क्या? सैयद असीम वकार साहब नहीं वकार साहब सब मालूम मुझे आपका भी इतिहास मालूम है। वकार साहब मैं बहुत देर से इंतजार था, कम से कम आप जामिया पर तो सही आंकड़े देंगे। बहुत देर से इनकार था कि एएमयू पर नहीं एएमयू पर सही डेटा देंगे। और सुन लीजिए और वकार साहब आपने शायद एक आंकड़ा जिसका जो आंकड़ा पढ़कर नहीं आए थे, और मुझे आपसे उम्मीद है बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कहना जा रही हूँ। नहीं अब जो मैं आपसे कहना जा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। 607 मुसलमानों ने, वो ग्राफिक भी दिखा दीजिए सर को, 607 मुसलमानों ने अप्लाई किया, उनमें से 331 को माइनॉरिटीज की बात कर रही हूं, उनमें से 331 को लोन मिल गया। अब इन 607 माइनॉरिटीज में से 331 को अगर लोन मिल गया तो ये हो गया 54.5%। लेकिन आप तो बता नहीं पाए, इसीलिए मुझे ये बताना पड़ा। इसे आप ओवैसी साहब के ड्राफ्ट में भी, ट्वीट में भी अपडेट करवा दीजिएगा सर। और ये डेटा इसलिए दे रही हूं ताकि अगली बार ऐसा कोई डेटा निकालकर आप पॉलिटिक्स करने आए, डिबेट करने आए तो याद रखिएगा होमवर्क की होता है, वरना मजाक बन जाता है पैनलिस्ट, जैसा कि आज हुआ है। इसीलिए डेटा पर जब बात कीजिएगा तो बहुत सोच समझ कर बात कीजिएगा और पूरी तस्वीर दिखाइएगा, आधी तस्वीर ना दिखाइएगा। उसी में जो आप जनता को गुमराह करने का काम करते हैं उससे सवाल उठता है। मुफ्ती वजाहत कासमी, क्या हुआ सर? नहीं क्या हो गया सर?
क्या हो आप गया? अब AMU का victim बजट क्यों card कम लेने कर लगे? दिया? क्या आप हो गया पता नहीं सर? क्यों जवाब नहीं दे रही हैं। आपको नफरत है मुसलमानों अच्छा, के नाम से। AMU पता नहीं और क्यों नफरत है, अच्छा मुझे नहीं अच्छा पता। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बुरा लग गया मैं दे रहा हूं। क्योंकि आगे मैंने मैं जवाब आपको दे रहा बता दिया कि 607 331। एक सेकंड मुफ्ती वजाहत कासमी सर, जिस टॉपिक पर आते हैं ना, होमवर्क पूरा होना चाहिए। ये बार बार मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही थी पूरे इस डिस्कशन में। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, जवाब आपकी मुफ्ती वजाहत कासमी, हाँ अरे अगर जवाब मिला भी तो कितना ऊट-पटांग जवाब मिला कि जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मुझे पता नहीं था आप मॉडरेटर है। आपके एक अच्छा, मुझे 35 पता नहीं था आप मॉडरेटर है। ये कब से आपको टीवी एंकर का जॉब बहुत अच्छा लगता है? सुन लीजिए सैयद असीम वकार, एक काम कीजिए, आप एंकरिंग करने लगिए सर। आपको मॉडरेटर का जॉब बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने पहले भी कई बार ये महसूस किया आपको वो अच्छा लगता है। तो एक काम कीजिए, पैनलिस्ट छोड़कर मॉडरेटर बन जाइए, ये बेहतर होगा। ज्यादा वक्त आप ले पाएंगे और जितनी देर बोलना चाहे फिर उतनी देर भी बोल पाएंगे। जैसे कि आप सारे पैनलिस्ट मुझ पर आरोप लगाते हैं, जैसे कि सारे पैनलिस्ट आप मुझ पर आरोप लगाते हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी, मुफ्ती वजाहत कासमी, कब आ जाऊंगा? अरे मैं कब आ जाऊंगा? क्या कह रहे हैं सैयद असीम वकार? देखिए आप अब इनको चुप कर लीजिए, आदित्य, मैं अपनी बात रखूं। जी, मैं कब आ जाऊं? आप मुझे करवा दीजिए। मैं सर बिल्कुल चॉइसेस खुली हैं आपके पास। किसने रोका है? लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र। या एक्टर पॉलिटिशियन बन सकते हैं या जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन बन सकते हैं, तो क्यों नहीं? तो फिर जर्नलिस्ट भी बने मॉडरेटर, कई बार तो मॉडरेटर पॉलिटिशियन भी बने मॉडरेटर, क्योंकि कई बार जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन का काम करते हैं। तो इंटरेस्टिंग है ना, रोल इंटरचेंज हो ही जाते हैं यहाँ पर। रोल तो यहाँ इंटरचेंज हो ही जाते हैं। कई बार वो जो लाइन है ब्लर हो जाती है लोगों की। कोई बात नहीं, ठीक है। मुफ्ती वजाहत कासमी, आपने मुझे लाइव डिबेट में ऑफर दे दिया। देखिए, जहां तक विश्वविद्यालयों की बात आ रही है, ऑफर नहीं, मैंने कहा बन जाइए, कोई बात नहीं। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, देखिए, विश्वविद्यालयों की जहां तक बजट की बात आ रही है, तो उनकी जरूरत जितनी है, जरूरत के हिसाब से जो सरकार को भेजा जाता है वो बजट उनको मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने दरवाजे बंद कर लिए, वो और के लिए भी जा सकते हैं। एक बात तो ये हो गई है, इसको बहाना ना बनाएं और ना इसको अफवाह फैलाएं इसको लेकर के। दूसरी बात एक ये आई है कि जैसा अभी इंश्योरेंस का डाटा राकेश सिन्हा जी दे रहे थे, वाकईतन ये कमी है, वाकईतन ये कमी वाली बात है। क्योंकि बीमा की जितनी कंपनियां हमसे भी मिलती है, कभी बात होती है किसी पदाधिकारी से, तो ये बात पूरे देश में उनको कई दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि मुसलमान लोन के लिए, मुसलमान इंश्योरेंस के लिए, मुसलमान बैंकों की बहुत सहूलियात के लिए जल्दी से तैयार नहीं होता है। और उसके तैयार न होने की वजह यह है कि ज़्यादातर मुफ्तियों के फतवे इंश्योरेंस के, बीमा के, इन सब चीज़ों के खिलाफ रहे हैं। तो मुसलमान क्या जाएगा? अब ये टीवी पर बैठ करके ये बात नहीं कहेंगे कि मुफ्तियों ने इसके खिलाफ फतवा दे दिया। टीवी पर बैठकर ये बात कहेंगे कि इनको लोन नहीं मिला, इनका इंश्योरेंस नहीं हुआ। तो दूसरी बात इनको ये कर लेनी चाहिए कि मुसलमान को, देखो इस सरकार में मैं आपको बताऊं स्पेशली कि मदरसे को जो मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही है, यूपी में जितनी कोशिशें हो रही हैं और काम हो रहा है, मेरा ख्याल पिछले 50 साल का, 60 साल का काम इन 7 सालों में हुआ, 8 सालों में। हुनर हाट देखिए, हुनर हाट लगता है, पूरे देश में लगता था। आज से 7-8 साल पहले आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए, आदित्य, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड उठा के देख लिए पिछले 30 साल से कब से वो रिकॉर्ड में तो लग रहा कागजों में। लेकिन अब जब से मोदी सरकार आई है, मोदी जी खुद सामने आए और सिर्फ वो माइनॉरिटीज के लिए है हुनर हाट, कि माइनॉरिटीज के लोग आए, अपना हुनर सामने रखें। और पूरा देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि हुनर हाट को किस तरह की मकबूलियत मिली है। ऐसी हजारों, मैं इस स्कीम को जिक्र करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसी हजारों सैकड़ों स्कीमें हैं जो मुसलमान दिल खोल के फायदा उठा रहा है। और मुसलमान ये बातें नहीं करता जो ये कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। मुसलमान खुश है, मुसलमान मोदी जी की तारीफ भी करता है, मुसलमान मोदी जी को अपना प्राइम मिनिस्टर मानता है। और उसका ये वजूद उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट देने को तैयार रहा, इनको तैयार नहीं हुआ। जिनके प्रवक्ता यहाँ बोल रहे थे ये बिल्कुल यूपी से खाली हाथ लौटे हैं। तो मुसलमान के बारे में जब बैठकर बात की जाए तो ये इंश्योरेंस वाली और बीमा वाली और ये जितने कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं, इस समय जो मुफ्ती वजाहत कासमी जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे। कुल मिलाकर राजनीति है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस डिस्कशन में आप शामिल हुए हैं। हमारा सवाल जो आज रहा वो यही था, मुस्लिमों से भेदभाव के ओवैसी के आरोप के पीछे क्या राजनीति है। आज का हमारा पोल क्वेश्चन, क्या नतीजा रहा, जो रिस्पॉन्स हमें मिला उसके हिसाब से तो आप देख लीजिए 99% लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों से भेदभाव के ओवैसी के आरोपों के पीछे राजनीति है, यानी उनके ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।